हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी के सामने एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों के लिए 6 वीडियो चैप्टर 2 भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा कर दी है और जैसे समझा भी दिया है। आज हम भारत के तटीय मैदान की चर्चा करेंगे। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हमने अभी तक भारत के भौतिक स्वरूपों को 6 भागों में बांटा था, जिसमें से भारत के 4 भौतिक स्वरूपों की चर्चा हो चुकी है। आज भारत का 5वां भौतिक स्वरूप है। इसके बाद एक छठा बचेगा जिसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत, जो कि सबसे बड़ा है। तो आज ये 5वां है। इसके पहले हमने 4 पढ़ा था। पहला पढ़ा था उत्तर भारत के विशाल मैदान। उसके बाद हमने पढ़ा था उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय श्रृंखला। तीसरा हमने पढ़ा था मरुस्थल। चौथा हमने पढ़ा था द्वीप समूह। आज हम 5वां पढ़ेंगे तटीय मैदान। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं, चीजों को समझते हैं और उसको रिलेट करते हैं। जो भी चीजें अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो को आप दोबारा देखिए। हाँ, मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा एक सजेशन ये है कि जितने भी लोग मेरे इस वीडियो को देखते हैं वे सभी बीच में से किसी भी वीडियो को उठाकर ना देखें, क्योंकि हर चैप्टर कुछ न कुछ चीजें आपको सिखाएगा। ठीक है, जब हर चैप्टर कुछ न कुछ चीजें आपको सिखाएगा तो आप बीच बीच से देखेंगे तो जो सीखना आप सीखेंगे नहीं और समझ भी नहीं पाएंगे। तो आपके लिए फायदेमंद यही होगा कि चीजों को आप सीरियल से देखें। जैसे जैसे मैंने वीडियो सीरियल से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बनाऊंगा, चैप्टर 1 का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसको ऐसे सीरियल से आप देखें। जब उसको आप सीरियल से देखेंगे तो उसका असर आपको देखने को मिलेगा और चीजें समझ में भी आएंगी, क्योंकि ज्योग्राफी में चीजें एक दूसरे से लिंक यानी कि जुड़ी हुई हैं। अगर आपने आगे का देख लिया, वो चीजें मैंने पीछे समझाई हुई हैं, तो चीजें आपको आगे समझ में नहीं आएंगी। आइए समय न गंवाते हुए हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो भारत का 5वां भौतिक स्वरूप है जिसे हम तटीय मैदान कहते हैं। तटीय मैदान हम कहते किसे हैं उसको बताएंगे। भारत के तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। एक पश्चिमी तटीय मैदान है, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान है। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तटीय मैदान कहते किसे। मान लीजिए भारत का मैप है, ठीक है। तो जैसे भारत की बाउंड्री लाइन है, तो जरूरी नहीं भारत ही खत्म हो जाएगा। ये धीरे धीरे डाउन होगा। धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? डाउन होगा, डाउन होगा। इधर से पानी आ रहा है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट भारत की बाउंड्री पे यहाँ खड़े हुए और सीधे उतरे तो समुद्र में डूबे, नहीं। धीरे धीरे जमीन खत्म होगी, धीरे धीरे पानी आएगा। ठीक है, तो इसलिए तट रेखा कटी छटी भी होती है, एक सतत तट रेखा भी होती है और एक लंबा प्रसार होता है। ठीक है, तो जो तट रेखा होती है, उस तट रेखा, समुद्र और ये घाट, 3 चीजें हैं। यानी कि तट रेखा मान लीजिए ये है, तट रेखा वो है जहां पे समुद्र और जमीन मिलता है, थोड़ा थोड़ा हिस्सा, वो हो गया तट रेखा आपका। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं पूरा पश्चिमी घाट, इसको सॉरी, इसको बोलते हैं पूर्वी घाट, इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। पूर्वी, ये चलो यहां से समझते हैं, ये पूर्वी घाट हो गया और ये पूर्वी समुद्र क्षेत्र हो गया। इन दोनों के बीच में जो भाग पाया जाता है उसको तट रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले चित्र में हम चीजें समझ लेते हैं कि जैसे भारत का मैप है, हमने बना दिया है, इसको हम पूर्वी तटीय मैदान कहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इस क्षेत्र को पूरे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। पूरब में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में आपके अरब सागर है। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? कच्छ के रण से लेके कन्याकुमारी तक। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? बंगाल और उड़ीसा से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, ये चीजें आपको समझा दिया। तो हम सबसे पहले पश्चिमी तटीय मैदान यानी कि मैप के इस हिस्से का अध्ययन हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ेंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। तो सबसे पहले हम पश्चिमी तटीय मैदान में ये पढ़ेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कच्छ के कच्छ के रण, ठीक है। ये कच्छ का रण यहाँ पे गुजरात में, कहां पे है? गुजरात में।
कक्ष केरन गुजरात से तमिलनाडु के कहां तक है, कन्याकुमारी तक। अगर राज्य के हिसाब से विस्तार पूछेगा तो आप बताएंगे गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक। आप स्पेसिफिक जगह के बारे में पूछेगा तो कक्ष केरन से लेकर कन्याकुमारी यानी कि केप कमोरिन तक, यहां तक। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान का ये विस्तार हो गया। हमने पश्चिमी तटीय मैदान के विस्तार की चर्चा कर ली कि पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था मैप में, ये क्षेत्र पूरा पश्चिमी घाट है। ये हो गया आपका पश्चिमी घाट और ये हो गया आपका अरब सागर। क्या हो गया, अरब सागर। ठीक है, इस पश्चिमी घाट और इस अरब सागर के बीच में क्या है, तटीय मैदान है। तो ये पूछेगा तटीय मैदान कहाँ स्थित है, तो आप लोग लिखेंगे तटीय मैदान पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य स्थित है। कहां पर स्थित है, मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, पश्चिमी तटीय मैदान कहां स्थित है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य। ये क्षेत्र आपका पश्चिमी घाट हो गया पूरा, और ये आपका तटीय मैदान हो गया, और ये आपका क्या है, अरब सागर। तो पश्चिमी घाट और अरब सागर के मध्य में आपका क्या स्थित है, पश्चिमी तटीय मैदान। इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई दोस्तों। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी घाट की और क्या क्या विशेषता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इसका विस्तार हमने बता दिया। ठीक है, अब जो पश्चिमी घाट है इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई होगी। ठीक है, तो पश्चिमी घाट का ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं, इस क्षेत्र को गुजरात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुजरात। तो गुजरात को छोड़कर, इस क्षेत्र को छोड़कर यहां से लेके यहां तक का जितना भी पश्चिमी घाट है वो क्या है, संकीर्ण है। पश्चिमी घाट कैसा है, संकीर्ण है। यानी कि पश्चिमी घाट की चौड़ाई बहुत ही कम है। चौड़ाई यानी कि ये मोटाई बहुत ही कम है। ठीक है, एक्सेप्शन अपवाद, गुजरात में कच्छ के रण का जो भाग है वहां पे पश्चिमी घाट की चौड़ाई बहुत ज्यादा है। तो खाली गुजरात में, कहां पे, गुजरात में कहां पे, कच्छ के रण में, कच्छ के रण में चौड़ाई ज्यादा है। क्या है, चौड़ाई ज्यादा है। चौड़ाई ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे नर्मदा और तापी नदियों का मुहाना है। इसका नर्मदा प्लस तापी नदियों का मुहाना है, इसलिए यहाँ पे पश्चिमी घाट की चौड़ाई ज्यादा है। बाकी यहां से लेके यहां तक पश्चिमी घाट की चौड़ाई कम है। जबकि यहीं पे इसका उल्टा पूरब में पूर्वी घाट की या पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा ज्यादा है। यानी प्रश्न यहां से भी बन सकता है कि पश्चिमी घाट की चौड़ाई ज्यादा है या पूर्वी घाट की, पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है या पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि पश्चिमी तटीय मैदान की चौड़ाई कम है, पूर्वी तटीय मैदान की चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, एक्सेप्शन, गुजरात की चौड़ाई ज्यादा है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि चौड़ाई है कितनी। वैसे तो पश्चिमी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई, यानी कि औसत, एक औसत निकालते हैं ना, औसत चौड़ाई निकालेंगे। औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। कितनी है, 65। और नॉर्मल अगर हम बात करें तो 10 से लेकर के 80 किलोमीटर है। यानी कि अधिकतम जो चौड़ाई होगी पश्चिमी घाट की वो 80 किलोमीटर है, और जो सबसे न्यूनतम चौड़ाई है वो कितना है, 10 किलोमीटर है। लेकिन अगर पश्चिमी घाट की औसत चौड़ाई निकालेंगे तो वो कितना होगा, 65 किलोमीटर होगा। ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, अब पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न है। ये जो पश्चिमी तट के मैदान है ये जलमग्न है। कैसे हैं, जलमग्न। जलमग्न क्या है कि जैसे आप
ये तट है, जैसे आप नीचे उतरेंगे बहुत गहराई, सीधे आप डूब जाएंगे। जैसे आप ये धार है, यहाँ पे खड़े जैसे उतरे आप डूब जाएंगे, यानी गहराई बहुत ज्यादा है। ऐसे नहीं कि धीरे 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 समुद्र स्टार्ट होगा पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा, नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, डीप स्टेट है। यहाँ पे तटीय मैदान खत्म होता है, जैसे आप आगे बढ़ते हैं सीधे स्लोप डाउन, सीधे आप नीचे जाएंगे। ऐसे ना होकर के डायरेक्ट ऐसे है। अगर डायरेक्ट ऐसे है मतलब नीचे ज्यादा स्पेस है। अगर नीचे ज्यादा स्पेस है तो इसका क्या मतलब होगा, बंदरगाहों के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति प्रदान होगी। क्या होगी, बंदरगाह जलमग्न होने के कारण कौन सी प्राकृतिक स्थिति बनती है, बंदरगाह की प्राकृतिक स्थिति। बंदरगाह की स्थिति का निर्माण होता है, बंदरगाह की स्थिति का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, बंदरगाह की स्थिति का निर्माण होता है। अब बंदरगाह, क्योंकि जो जहाज होगा वो काफी नीचे तक उसका पैदा होता है, बहुत नीचे तक उसका पैदा बहुत नीचे तक होता है, तो उसके लिए डॉक यार्ड बनेगा तो नीचे जगह चाहिए। तो वो जगह प्राकृतिक रूप से पश्चिमी तटीय मैदान में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान बंदरगाहों के लिए विशेष परिस्थिति का निर्माण करते हैं। इसीलिए पश्चिमी तटीय मैदान में ढेर सारे बंदरगाह पाए जाते हैं, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको मुरमे गांव बोलते हैं, ठीक है, या सॉरी नाने सेनवा बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे बंदरगाह हैं जो पाए, जैसे कांडला बंदरगाह, मझगांव बंदरगाह। जैसे कौन से बंदरगाह है, कांडला, कांडला बंदरगाह, ये कहां पर है, गुजरात में। कांडला बंदरगाह कहां पे है, गुजरात में है। ठीक है, मझगांव बंदरगाह कहां है, मझगांव बंदरगाह गोवा में। कहां पे है, गोवा में। आप लोगों ने पढ़ा होगा गोवा शिपयार्ड या डॉक यार्ड, तो वो ये चीज है। मझगांव बंदरगाह कहां पे है, गोवा में है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू या नान्हे सेनवा, ठीक है, तो ये सब दो चार बंदरगाह थे, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब थोड़ा सा हम पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ठीक है, अब पश्चिमी तटीय मैदान जो ये है और ये पूर्वी तटीय मैदान है, तो पूर्वी तटीय मैदान में किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। पश्चिमी तटीय मैदान में निर्माण होता है ज्वार नदमुख का, यानी कि एस्चुरी का। किसका निर्माण होता है, एस्चुरी का, एस्चुरी, एस्चुरी का, यानी कि ज्वार नदमुख का, ज्वार नदमुख का। ये क्या है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या रीजन है। ठीक है, तो समझते हैं थोड़ी चीजें। जैसे मान लीजिए पश्चिमी घाट पर्वत, सॉरी ये भारत का मैप है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है। तो जो पश्चिमी घाट पर्वत है, ऐसे बना दो, तो ये पूरब का भाग हो गया, ये उत्तर का भाग हो गया, ये दक्षिण का भाग हो गया, और ये पूरब का भाग हो गया, ये पश्चिम का भाग हो गया। तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। अब समझ में आया, मतलब ऐसे उठा हुआ। तो जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के पश्चिमी भाग पे, यहां पे उठा हुआ है, ढलान है, बहुत तीव्र वेग है। जब बारिश का पानी गिरता है इन पहाड़ों पे, वो पानी एकत्र होकर बहुत तीव्र ढाल से नीचे आता है और अपने साथ लाए गए अवसाद को वो रास्ते में रोकता नहीं है, वो सीधे नदियों में मिला देता है, कोई रुकावट नहीं उत्पन्न होती है। इसलिए यहाँ पे डेल्टा का निर्माण नहीं हो पाता। डेल्टा मतलब ऐसे तिकोना भाग, पानी आया, सेडिमेंट यहाँ इकट्ठा होते गए, धारा ऐसे ऐसे बट गई, तो उस चीज का निर्माण यहाँ पे नहीं होता है। तो इसको इस तरीके से समझो कि पश्चिमी घाट की नदियां बहुत ही तीव्रगामी है। क्यों, ढलान की वजह से, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत का जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ ज्यादा है, और अधिकतर पश्चिमी घाट की जो नदियां हैं वो पश्चिमी ढाल से निकलती है। तो उस वजह से तीव्र वेग से जो पानी लेके आती है वो सीधे कहाँ गिराती है, समुद्र में। बीच में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे एस्चुरी का निर्माण होता है। ठीक है, और
फिर उसी वजह से बढ़िया से जलमग्न क्षेत्र हो जाते हैं और अच्छे खासे बंदरगाह का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो जो भी चीजें थी मैंने इस बारे में आपको बता दिया। लगभग पश्चिमी तटीय मैदान की सारी चीजें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग थोड़ा सा पूर्वी तटीय मैदान की व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, आइए दोस्तों, पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान। जैसे जैसे सीरियल से क्रम से हमने पश्चिमी तटीय मैदान की पूरी व्याख्या की, वैसे ही हम पश्चिमी तटीय मैदान की जैसे हमने व्याख्या की वैसे ही हम पूर्वी तटीय मैदान की व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए, पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? बंगाल उड़ीसा से लेकर के कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा से लेकर के कहां तक है? कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक, यानी कि जिसे हम केप कमोरिन पॉइंट भी बोलते हैं, केप कमोरिन पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहां से कहां तक है? बंगाल और उड़ीसा से लेकर के कन्याकुमारी तक, यानी कि यहां से लेकर के ऐसे 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 यहां तक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान के पूरब में बंगाल की खाड़ी है और पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिम में पूर्वी घाट है। ठीक है, यहां समझते हैं, जैसे कि ये भारत का मैप है, ये हो गया आपका पूर्वी घाट। क्या हो गया? पूर्वी घाट। और ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान। और ये क्षेत्र पानी वाला आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। क्या हो गया आपका? बंगाल की खाड़ी। तो प्रश्न ये पूछेगा यहां पर आप लोगों से कि पूर्वी तटीय मैदान कहां स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। पूर्वी तटीय मैदान पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य में स्थित है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हमने बता दिया कहां से कहां तक है और कहां पर स्थित है। तो जैसे हमने पढ़ा था कि पश्चिमी तटीय मैदान में उसकी कुछ चौड़ाई होगी, वैसे ही पूर्वी तटीय मैदान की भी अपनी कुछ चौड़ाइयां हैं। आइए उन चौड़ाइयों के बारे में पढ़ते हैं और देखते हैं। तो जो पूर्वी तटीय मैदान है पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। तो इस मैदान की अपेक्षा ये मैदान ज्यादा चौड़ा है। कितना चौड़ा है? ज्यादा चौड़ा है। और पश्चिमी तटीय मैदान कैसा था? संकीर्ण था। कैसा था? संकीर्ण था। तो पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई कुछ होगी। तो पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई, पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई, औसत चौड़ाई, तो पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। कितना है दोस्तों? पूर्वी तटीय मैदान की औसत चौड़ाई 120 किलोमीटर है। औसत पूछ रहा है, फिक्स नहीं, औसत। सबसे कम से सबसे ज्यादा के बीच निकाल के भाग देंगे 2 से, तो जो निकल के आएगा लगभग 120 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये इतनी सारी चीजें हो गई। अब हम पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। मान लीजिए आप हमेशा सीधे सीधे बना देते हैं। ये हो गया उत्तरी भाग। क्या हो गया? उत्तरी भाग। ये हो गया आपका मध्य भाग और ये हो गया आपका दक्षिणी भाग। क्या हो गया? दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग को हम किस नाम से जानते हैं? उत्तरी भाग को हम लोग उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तट बोलते हैं, जो बंगाल और उड़ीसा के सामने है। किसके सामने है? बंगाल प्लस उड़ीसा के सामने है। बंगाल और उड़ीसा के सामने के क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? उत्तरी भाग, और उसको बोलते हैं उत्तरी सरकार तट।
कौन सा तट बोलेंगे बंगाल और उड़ीसा को? इस तट को हम क्या बोलेंगे? उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, ठीक है। या हम उत्कल तट भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कल तट, उत्कल तट, ठीक है। अब उड़ीसा से लेके आंध्र प्रदेश तक के क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? गोलकुंडा का तट, यानी मध्य भाग। कहां से? उड़ीसा से लेके आंध्रा तक हम लोग क्या बोलेंगे? आंध्र प्रदेश तक गोलकुंडा का तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा का तट, गोलकुंडा का तट। क्या बोलते हैं? गोलकुंडा का तट। और यहाँ पे आपके हैं तमिलनाडु। क्या पर है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के सामने के तट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोमंडल का तट। इस तट को हम लोग क्या बोलेंगे? कोरोमंडल का तट। आइए एक बार हम फिर से देख लेते हैं। जो तट रेखा है जिस भी राज्य के सामने है, हर एक राज्य का कुछ विशेष नाम दिया हुआ है। बंगाल और उड़ीसा के सामने को हम उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट बोलेंगे। उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश का जो तट है उसके सामने का जो भाग है उसको हम गोलकुंडा का तट बोलेंगे। और उसके बाद जो तमिलनाडु राज्य है, तमिलनाडु राज्य के सामने के भाग को हम या तट को हम क्या बोलेंगे? कोरोमंडल का तट बोलेंगे। हम एक चीज आपको बताना भूल गए थे कि केरल के सामने वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? मालाबार तट। बता देते हैं, भूल गया था बताना, उसमें अभी याद आया। तो केरल के सामने के तट को हम लोग क्या बोलेंगे? मालाबार तट। केरल के सामने के तट को हम लोग बोलेंगे मालाबार तट। केरल के सामने के तट को हम लोग क्या बोलेंगे? मालाबार तट बोलेंगे, ठीक है। अब ये जो गुजरात का क्षेत्र है, अब इसके सामने का जो तट है, इस तट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस तट को हम लोग बोलेंगे काठियावाड़ का क्षेत्र। क्या बोलेंगे? काठियावाड़ तट। गुजरात, गुजरात के सामने के तट को हम लोग क्या बोलेंगे? काठियावाड़, काठियावाड़ का तट या क्षेत्र। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? काठियावाड़ का तट या क्षेत्र, ठीक है दोस्तों। और कर्नाटक, मैंगलोर से लेके कर्नाटक, यहां जो क्षेत्र है इसको हम लोग बोलेंगे कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। क्या बोलेंगे? कोंकण तट। हाँ, क्या बोलेंगे? कर्नाटक के सामने वाले क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? कोंकण तट। क्या बोलेंगे दोस्तों? कोंकण तट। तो दोनों तटों का जितना भी नामांकन था या जो नाम था उसको हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब जैसे पश्चिमी तटीय मैदान में हमने आप लोगों को बताया था कि वहां पे ज्वार नदमुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण होता है, वैसे ही हम आप लोगों को बताएंगे कि पूर्वी घाट या पूर्वी तट पर किस चीज का निर्माण होता है। तो पूर्वी तट पर डेल्टा का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? डेल्टा का। मैथ में आप लोग पढ़ते होंगे डेल्टा ऐसे है, लेकिन यहाँ का डेल्टा जो है ये है। यानी कि पानी का बहाव आ रहा है। कैसे निर्माण होता है पहले देखिए। पानी का बहाव आ रहा है, बीच में कुछ चीजें मिली तो पानी दो धारा में बढ़ गई। ऐसे करते करते यहाँ पे सेडिमेंट इकट्ठा होता चला गया, ये एक टापू के रूप में बढ़ गया। तो इसको हम लोग क्या बोल दिए? डेल्टा बोल दिए। तो पूर्वी तटीय मैदान में बहुत सारे डेल्टा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डेल्टा। यानी कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेप समुद्र में ना मिलकर रास्ते में ही रुक जाएं और बड़े बड़े टीलों का निर्माण कर दें, बड़े बड़े क्षेत्रों का या द्वीप टाइप का निर्माण कर दें, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। और पश्चिम बंगाल में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं सुंदरवन का डेल्टा। और इसी वजह से यहाँ पे जो तट है, पूर्वी तट पे आप जाएंगे तो कुछ दूर तक कैसे चले जाएंगे, इसलिए वहां पे बीच पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बीच, यानी कि किनारा समुद्र का। तो वहां पे लोग धूप वगैरह सेकने, घूमने, देखने उसको जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जलमग्न क्षेत्र नहीं है। यानी कि ये तट है समुद्र के अंदर तक और यहाँ तक समुद्र है। समुद्र यहाँ से स्टार्ट है लेकिन तट यहाँ तक। आप जाएंगे घुटने तक पानी, घुटने तक पानी, ऐसे ऐसे करके ऐसे पानी आएगा। यानी कि समुद्र में काफी दूर तक आप चल के जा सकते हैं क्योंकि गहरा नहीं है। इस वजह से पूर्वी तटीय मैदान में बंदरगाहों का अभाव पाया जाता है। किस वजह से? डेल्टा की वजह से और तटीय मैदान का बहुत लंबा होने की वजह से, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो डेल्टा पाया जाता है तो उन डेल्टा में बहुत सारा, जैसे कि एक डेल्टा है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। कि कौन सी नदी का डेल्टा है?
गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा। ठीक है। दूसरा डेल्टा पाया जाता है महानदी तथा गोदावरी का डेल्टा। महानदी प्लस गोदावरी का डेल्टा। ठीक है। और एक डेल्टा आपका पाया जाता है कृष्णा तथा कावेरी नदियों का डेल्टा। ठीक है दोस्तों। अब बहुत सारे झील वगैरह जो बनती है उसको हमने इसके पहले के वीडियो में पहले मैं बता दिया था, जैसे कि पुलिकट झील हो गया, ठीक है, चिल्का झील हो गया। इस सब झीलों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी, तो विशेष इसमें कुछ चर्चा करने के लिए बचता नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे सॉरी, ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग का अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत। क्या है दोस्तों? प्रायद्वीपीय भारत। ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, ये मतलब बहुत ही बड़ा टॉपिक है। छठवां भाग है। भारत के भौतिक स्वरूप का पांचवा भाग था, पांचवा स्वरूप था, ये छठवां और आखिरी स्वरूप है। लेकिन इसका मतलब नहीं इसके बाद जो वीडियो बनेगा आखिरी, कम से कम इस टॉपिक पे 5 से 6 वीडियो आएंगे। उसके बाद एक दो वीडियो अलग से आएगा एमसीक्यू का। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। इसके बाद आपकी नदियां शुरू होंगी दोस्तों। ठीक है। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ मुझे आप लोगों को ये कहना पड़ रहा है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया समझाया गया चीजें सारा आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आप चीजों को कंटिन्यू में डेली बेसिस में एक तरफ से देखिए। इसमें मैं मेहनत कर रहा हूं, तभी मेरी मेहनत रंग लाएगी। और आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है या शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मैं चीजें सही नहीं पढ़ा रहा हूं, आपके मतलब की चीजें नहीं है, तो आप उसको नहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है। पढ़िए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करिए। हम चलते हैं। गुड नाइट, राम राम, नमस्कार, जय हिंद।